लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और ऐसे में सभी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी क्रम में आज बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र नाम दिया और इसमें कई गारंटियों का जिक्र किया है। संकल्प पत्र जारी करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी ने 2014 और 2019 में जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया है और हमारा लक्ष्य देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का है। इस दौरान पीएम मोदी ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य GYAN को समृद्ध करना है। GYAN का मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया कि जो सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी की प्राथमिकताएं होंगी। पीएम ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में सभी को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे और करोड़ों परिवारों का बिजली बिल जीरो कर दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि बीजेपी के संकल्प पत्र का लोगों पर कितना असर पड़ेगा। क्या इन वादों की बदौलत इस देश की जनता एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएगी? आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा। साथियों, जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है। 10 वर्षों में हमने दिव्यांगजनों के लिए अनेक सुविधाएं दी है। दिव्यांग साथियों को पीएम आवास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखिए संबोधन के दौरान बताया कि किस तरह से देश को आगे ले जाने के लिए बीजेपी संकल्पबद्ध है। और दरअसल ये संकल्प पत्र इसका आधार है 2047 में किस तरह से भारत तब तक विकास की रफ्तार पकड़ चुका होगा। 2024 के लिए कई गारंटी इस संकल्प पत्र के जरिए की गई है, लेकिन अब क्या इस संकल्प पत्र पर जनता भरोसा करेगी और एक बार फिर से देश की कमान एनडीए को देगी, ये बड़ा सवाल है। आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये कहा कि 2014 और 2019 में जो वादे किए थे वो पूरे किए गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं भारत की 4 शक्तियां क्या हैं। GYAN यानी ज्ञान। सबसे पहले गरीब, जिनका जिक्र किया गया है कि गरीबों का उद्धार किस तरह से करना है। उसके बाद Y यानी युवा, गरीब और युवा। युवा क्योंकि किसी भी देश की ताकत होते हैं, किसी भी देश के विकास के लिए युवाओं का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। उस देश को कैसे विकास की राह पर लेकर जाना है, इसलिए गरीबों के बाद अगर कहीं पर फोकस किया जाएगा तो वो है युवा। इसके बाद अन्नदाता, क्योंकि किसान और भारत क्योंकि कृषि प्रधान देश है तो ऐसे में अन्नदाताओं का विकास होना और भी ज्यादा जरूरी है। तो GY और A और उसके बाद नारी, आधी आबादी पूरा अधिकार, ये बीजेपी लगातार कहती रही है। तो GYAN यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ये बीजेपी की ओर से कहा गया है कि इनका हमारे साथ खास मेहमान बन गए हैं आदेश भारद्वाज जी, कांग्रेस की ओर से जुड़े हैं। बीजेपी की ओर से खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर निरंजन पोद्दार जी जुड़ेंगे। मैं आदेश जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया, आपका रिएक्शन? आदेश जी, आवाज मिल रही है आपको? अभी आवाज नहीं जा पा रही है। निरंजन जी, मैनिफेस्टो पर आपका रिएक्शन? देखिए चारुल जी, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो या यूं कहें संकल्प पत्र जो जारी किया है, निश्चित रूप से देखिए ये संकल्प पत्र देख करके बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है। पहली बात, इसको अगर मैं एक शब्द में कहूं तो ये कंप्लीट पैकेज है। कंप्लीट पैकेज कैसे? इसके अंदर आपने देखा होगा कि यातायात के बारे में भी इसके अंदर चर्चा की गई है कि जैसे जो रेल लाइनें हैं उनका नवीनीकरण करेंगे। रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। देश को विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ आगे बढ़ने की बात की गई है।
इसके अंदर विशेष बात ये है कि जिस तरीके से जो देश की जो एक हमारे समस्याओं की जो जड़ थी और जिसके अंदर हम कहते हैं कि भाई कोर्ट ऑफ लॉ उसके अंदर ये कह रहे हैं कि सुधार उसके अंदर गति आएगी, सुधार आएगा। क्योंकि आज मेरा ये मानना है चारुल जी कि इस देश के अंदर जो इसकी मूलभूत समस्याएं हैं, जिसके अंदर चाहे आप कानून व्यवस्था मान लीजिए, चाहे आप इसके अंदर लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था मान लीजिए, सारी की सारी जिस तरीके से हमारे यहाँ एक न्यायिक व्यवस्था चल रही है कि किसी भी केस के अंदर 20-20 साल, 25-25 साल न्याय पाने में आदमी को लगता है। और अगर इस संकल्प पत्र में ये कहा गया है कि भाई उसको हम उसके अंदर सुधार लाएंगे, उसका नवीनीकरण करेंगे, तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और उसके बाद में जिस तरीके से यहाँ देश की जवानी को कहें या देश के युवाओं को एक लक्ष्य बना करके बात की गई है, ये भी निश्चित रूप से, क्योंकि जो युवा होता है वो देश की ऊर्जा होती है, देश की शक्ति होती है। और उसको जिस दिशा में अगर आप ले जाते हैं, अगर मान लीजिए उसको अगर आपने सृजनात्मक कार्यों के तरफ अगर उसको मोड़ा, तो आपका विकास और आपका जो जिसको कहते हैं समृद्धि, उसकी कोई सीमा नहीं रहती। लेकिन अगर उसी युवा को अगर दूसरी तरफ से, यानी कि चाहे अपराध की तरफ या किसी भी विसंगति की तरफ, नशे की तरफ, अगर उस तरफ धकेल दिया जाए, तो उससे बड़ा कोई श्राप या अभिशाप नहीं हो सकता। तो जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया, जिसके अंदर यूसीसी की भी घोषणा की गई है कि हम यूसीसी भी लेकर के आएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन की भी घोषणा की गई है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जो शरीर के अंदर ऊपर से लेकर के पूरे शरीर की स्कैनिंग करने के बाद में जितनी बीमारियां थी, केवल ऐसा नहीं है कि जैसे एक तो ये होता है कि भाई आपको अफीम चटा चटा करके बड़ा किया गया और उसके बाद में आज जब लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं इसको अब नशा कम हो रहा है, तो उसको अफीम की डोज और बढ़ा दी गई। तो वैसा नहीं होकर के, और इसके अंदर जिस तरीके से एक समावेशी विकास जिसको कहते हैं, जैसे इन्होंने कहा है कि भाई 29 तक हम लोगों को राशन भी फ्री देते रहेंगे। यानी कि सीधी आप ये मान के चलिए कि भाई कोई घर, कोई परिवार भूखा ना सोए या जिसको कहते हैं कुपोषण का शिकार नहीं हो, उसके लिए अनाज भी देते रहेंगे और साथ में देश का विकास भी करते रहेंगे, लोगों को समृद्ध की, लोगों को शक्तिशाली यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ज्ञान का फॉर्मूला है GYAN, उस पर बीजेपी ने फोकस किया है, सिर्फ कहने की बातें नहीं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। संकल्प पत्र आधार अब की बार 400 पार, ये जो नारा चल रहा है, और बीजेपी तो लगातार ये कह रही है कि इस बार एनडीए 400 पार कर लेगी। इस पर क्या कहना है विपक्षी नेताओं का और बीजेपी की क्या प्रतिक्रियाएं, क्योंकि अभी बस कुछ देर पहले ही मैनिफेस्टो जारी किया गया। चर्चा हम कर रहे हैं, आदेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। आदेश जी, क्या आपको भी लगता है, क्योंकि निरंजन जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी का ये जो संकल्प पत्र है ये कंप्लीट पैकेज है, आपको भी लगता है? जय जी, सच में तो ये लोगों के साथ मजाक है। आप देखिए, जी से गरीब इस देश की साधारण ट्रेनों में चलता है, वहां पे बोगियां कम कर दी हैं, उसको ट्रेन भी नहीं मिलती जो है। उसको पेंशन मिलती थी, वो पेंशन भी नहीं मिल रही जो है। ट्रेन में जो उसको 60 साल से ऊपर का व्यक्ति था, उसको छूट मिलती थी 50%, वो छूट उसकी खत्म कर दी है। जो गरीबों को गैस का सिलेंडर 400 में मिलता था, वो 1000 में मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले राज्यों के चुनावों में घोषणा की थी कि हम 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, क्योंकि हम राजस्थान के अंदर 500 रुपए का अशोक गहलोत जी दे रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर किसी तरह का कोई छूट, 5 महीने लगभग हो गए चुनाव को हुए, किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी। युवाओं के साथ जो है किस तरह का हालात है आपसे छिपे हुए नहीं है। प्रधानमंत्री जी 10 साल से सरकार में एक मौका और मांग रहे हैं। हर बारी वो इस तरह से करते हैं, 73 साल की उम्र में उनको एक मौका चाहिए। लेकिन देश का युवा जो है वो 24 साल में घर बैठ जाएगा। उसको जो नौकरी थी, उसकी नौकरी 4 साल की कर दी है। युवाओं के लिए पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है। युवाओं को जो कुछ परीक्षाएं देते हैं, किस तरह से सारे पेपर लीक हो जाते हैं और युवा प्रताड़ित होते हैं, और किस तरह से युवाओं के सेंटर कितने कितने दूर डाले जाते हैं, ये देश का युवा देख रहा है। किस तरह से यूनिवर्सिटियों के अंदर काम किया जा रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आज देश का युवा जहां भी आप जाएं, कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन करता हुआ दिखता है। लेकिन सरकार जो है उसके साथ करनी और करती में जो अंतर है वो नजर आता है। एक समय था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि योग्यता के आधार पे नौकरी देंगे,
आज 30 लाख से ज्यादा तो सरकारी पद खाली हैं, जिनको हमने अपने घोषणा पत्र में कमिटमेंट दिया, भरोसा दिया है कि हम सरकार में आने पर उनको भरेंगे, लेकिन सरकार उनको 10 साल में नहीं भर पाई जो है। तो युवाओं के साथ इस तरह का खेल किया जा रहा है। ए से अन्नदाता इन्होंने बताया, अन्नदाता किस तरह से अब से पहले भी धरने प्रदर्शन कभी कभी करता था, दिल्ली आता था, दिल्ली के कृषि मंत्री से, प्रधानमंत्री से मिलता था और कुछ मांगे होती थी, कुछ लेके वापस अपने घर चला जाता था। लेकिन आज उस अन्नदाता को उसके गांव, उसके कस्बे, उसके शहर से बाहर नहीं आने दिया जा रहा, उसको वहीं पे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उसके रास्ते में कीलें गाड़ी जा रही हैं, उसके रास्ते में सड़कों को खोद के जो नक्सलवादियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है और गांव-गांव में जाके मुनादी की जा रही है कि अगर किसी परिवार का कोई भी सदस्य किसान आंदोलन में शामिल होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसके पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाएगा, उसको विदेश नहीं जाने दिया जाएगा। पुलिस इस तरह की मुनादियां गांवों के अंदर कर रही है। तो किस तरह से लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है, ये किसान देख रहे हैं जो है। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत होगी। एक किसान के लिए प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि नहीं दी और एक किसान की कहीं मदद नहीं की। किसानों की जो मांगे थी, उन मांगों को कुल जो है किस मिलाकर तरह आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बातें कही गई हैं, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मैं आदेश जी लौटूंगी आपके पास, अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है, बीजेपी की ओर से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। इस पर रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए निरंजन जी बने हुए हैं। निरंजन जी, देखिए आदेश जी तो ये कह रहे हैं कि वादे तो कई सारे किए गए थे लेकिन पूरा नहीं किया गया है उन्हें। निश्चित रूप से देखिए चारुल जी, आदेश जी को कहना भी चाहिए क्योंकि उनका धर्म भी है और उनका दायित्व भी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो विपक्ष के अंदर है और विपक्ष के प्रवक्ता के तौर पे आपके टीवी चैनल पे बोल रहे हैं। आप उनसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करें या भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की भूरी भूरी प्रशंसा करें या उसके अंदर विश्वास उत्पन्न करें? ऐसा तो संभव है नहीं ना। ये चीज तो उनके ना उनके मेरे हिसाब से पार्टी लाइन में है और ना उनके दायित्व में है। अब मैं बात कर रहा हूं जिस तरीके से अभी देखिए, आप एक चीज नहीं देख आपको एक चीज देखनी है चारुल जी, वो ये जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र भी हमने देखा, इससे पहले हमने कांग्रेस का भी हमने घोषणा पत्र देखा, उससे पहले हमने आरजेडी का भी देखा, हमने समाजवादी पार्टी का भी देखा, लेकिन सब चीजों के अंदर केवल एक चीज है और वो ये है कि हम तुमको ये दे देंगे, तुमको वो दे देंगे, तुमको वो दे देंगे। जो लोग सड़कों, जो भी व्यक्ति इनको सड़कों पे नजर आया उसी को कुछ ना कुछ उसको लॉलीपॉप देने की घोषणा की गई। दे कहां से देंगे इसका कहीं कोई विवरण नहीं था। कैसे दे देंगे, कहां से लाएंगे, उसकी उत्पत्ति कहां से करेंगे, पहले क्यों नहीं दे पाए, वो उन चीजों की कहीं कोई घोषणा नहीं, क्योंकि किसी ना किसी कालखंड में हर एक पार्टी ने कभी ना कभी शासन किया है। लेकिन आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र में इसलिए कंप्लीट पैकेज बता रहा था कि आप देखेंगे उसके अंदर अंतरराष्ट्रीय मामलों से लेकर के, राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के, भारत की कानून व्यवस्था से लेकर के, भारत की न्याय प्रणाली से लेकर के, भारत की रेलवे और रोड एंड ट्रांसपोर्ट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे लेकर के, और जिसको कहते हैं लोगों के स्वास्थ्य से लेकर के, भाई 70 साल के बुजुर्गों तक 5 लाख रुपए की आयुष्मान योजना का और विस्तार किया जाएगा। उसके बाद में हर घर के अंदर जिस तरीके से अब सोलार पैनल लगेंगे लोगों की, यानी कि भारत के अंदर जिस तरीके से एक ऊर्जा का संचय होगा या यूं कहें कि एनर्जी का इंपावरमेंट होगा भारत के अंदर, तो निश्चित रूप से किसी भी देश की विकास के लिए चारुल जी, इसमें आप किसी भी गणितज्ञ से पूछ लीजिए, किसी भी आर्थिक विशेषज्ञ से पूछ लीजिए, किसी भी देश के विकास के लिए तकनीक, रोड एंड ट्रांसपोर्ट यानी कि द्रुत गति से यातायात, उसके बाद में एनर्जी और जिसको कहते हैं रॉ मटेरियल, ये सारी की सारी चीजें किसी भी देश के विकास के लिए अहम, जिसको कहते हैं वो मसाला होती है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रूफ टॉप सोलार पैनल की बात करी है कि और उसके बाद में ड्रोन दीदी गांवों तक भी इन्होंने जिस तरीके से पहुंच बनाने की प्रयास किया, और उसके बाद में आखिर में आकर के ये कहते हैं जो भी अभी अंत्योदय की स्थिति में है उनको अभी 2029 तक हम जो राशन फ्री है वो राशन फ्री देंगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये एक व्यक्ति के पेट से यानी कि भूख से लेकर के
और देश को विकसित बनाने तक की एक पूरी की पूरी इसके अंदर सतत प्रक्रिया है और सारी चीजों के ऊपर इसके अंदर फोकस डाला गया है। ये भी बताया गया है कि भाई हम धनोपार्जन कहां से करेंगे, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं कैसे उत्पन्न होंगी, उनका भी, उद्योगों का भी इसके अंदर विश्लेषण है, इसके अंदर एक्सपोर्ट का भी इसके अंदर पूरा विवरण दिया गया। तो कहने का तात्पर्य ये है, इसीलिए मैं इसको कंप्लीट पैकेज कह रहा था। लेकिन आज तक जिस तरीके से देश के अंदर एक परिपाटी चलती आई थी और विशेषकर पिछले 10-15-20 सालों के अंदर ये परिपाटी बढ़ सी गई कि भाई हम तुमको ये फ्री दे देंगे, तुमको वो फ्री दे देंगे, यानी कि एक तरह की आप ये मान के चलिए गरीब देश के अमीर इंसान बना देंगे, लेकिन देश चाहे गरीब होता चला जाए। तो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मैं कंप्लीट पैकेज इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये इन्होंने जो एक स्वप्न दिखाया है वो स्वस्थ और अमीर आदमी के साथ साथ अमीर देश का भी स्वप्न इन्होंने दिखाया है। और इसके अंदर अगर हम बात करें पिछले 10 वर्षों की, तो देखिए थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि पूरा देश आज विकसित हो गया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर जो कार्य हुए हैं वो धरातल पे सभी को दिखाई दे रहे हैं। और इसकी वानगी अगर आपको देखना है, गांव में जाइए और गांव के अंदर, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं चारुल जी, मैं गांव की पृष्ठभूमि से आता हूं और जब मैंने प्रवास किया था आज के 25-30 साल पहले, उससे पहले जब मैं गांव में जाता था, ये आप ये समझ लीजिए एक गांव में इक्के दुक्के पक्के घर होते थे, बाकी के सारे छान छप्पर होते थे। लेकिन जब आज मैं गांव में जाता हूं तो आज इक्के दुक्के छान छप्पर मिलते हैं, बाकी के सारे पक्के घर। और इसी का आप कारण भी समझिए कि चाहे बिहार है, चाहे उत्तर प्रदेश है, जिस तरीके से पलायन के अंदर एक रुकावट सी नजर आ रही है। आप देख रहे होंगे कि पहले पूरे की पूरे रेले पलायन करते थे, यानी कि रोजगार के लिए निकलते थे। आज कहीं ना कहीं उन्हीं गांवों के अंदर, उन्हीं शहर मतलब टियर 3 के शहरों के अंदर भी जिस तरीके से रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं, इसीलिए लोग अब गांवों का भी विकास हो रहा है। यानी कि एक स्वफुर्त जिसको कहते हैं कि विकास, और जो धाराएं चल रही हैं, चाहे उसके अंदर रोड एंड ट्रांसपोर्ट की, पहले मैं अपने गांव जाता था चारुल जी, आप यकीन मानिए मुझे 32 किलोमीटर के अंदर मुझे 1.5 घंटे का समय लगता था अपने निजी वाहन से। आज उसी 32 किलोमीटर के अंदर मैं 22 मिनट में पहुंचता हूं। तो इसका कारण ये है कि गांव की जो रोडें बनी हैं, जिस तरीके से गांव के अंदर, और एक चीज और, 2014 से पहले भारत के अंदर 16% एनर्जी कम थी, यानी कि जितनी भारत के अंदर बिजली की खपत थी उससे 16% की कम उत्पादन था। आज भारत के अंदर 22% उत्पादन एक्सेस है, यानी कि गांव के अंदर जो बिजली पहुंची है, पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 18 घंटे के पावर कट लगते थे गांव के अंदर, आज वो 18 घंटे के पावर कट 1 घंटे 2 घंटे पे आ गए। इसका कारण ये है कि देश ने कहीं ना कहीं हर एक चीज के अंदर आप ये समझ लीजिए विकास किया है और उन चीजों का उत्पादन बढ़ा है, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो सामान हो, चाहे सारी चीजें हो। और इसके अंदर जो जिस तरीके की जो बातें की जा रही है, देखिए तो वो आपका ये मानना है कि हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, ये बात सिर्फ कही नहीं गई है बल्कि ऐसा हुआ भी है। आदेश जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए निरंजन जी कह रहे हैं कि भूखे पेट से लेकर विकसित राष्ट्र तक की बातें बीजेपी के इस मैनिफेस्टो में नजर आई हैं। पलायन का मुद्दा कल ही देखिए प्रियंका गांधी उठा रही थी कि उत्तराखंड से किस तरह से पलायन हुआ है। निरंजन जी कह रहे हैं कि भारी मात्रा में पलायन को रोका गया, लोग ट्रेन भर भर के पलायन करते थे, लेकिन इन सब पर अब रोक लग गई है। आपको लगता है कि वाकई ऐसा हो रहा है? क्योंकि निरंजन जी जिस तरह से बता रहे हैं, आवाज मिल रही है आदेश जी आपको? चलिए, संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है हमारे साथ। निरंजन जी, मैं आपसे ही सवाल करना चाहूंगी। निरंजन जी, ये समझना चाहेंगे, देखिए कल ही प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड में इस मुद्दे को उठाया था नैनीताल में। उन्होंने कहा था कि पलायन इतना ज़्यादा है कि मैं विदेश जाती हूँ, वहाँ मैं देखती हूँ कि उत्तराखंड के लोग हैं, मैं बाहर जाती हूँ तो वहाँ पर मैं देखती हूँ कि उत्तराखंड के लोग हैं। दिल्ली में जो ये कहते हैं कि हमारा सब कुछ जा चुका है, रोजगार की तलाश में हमें अपना घर छोड़कर आना पड़ा और वो घर हमें याद आता है। देखिए चारुल जी, पलायन की परिभाषा क्या है? अगर एक व्यक्ति को अगर यूएस के अंदर कोई बहुत बड़ा पैकेज मिलता है और वो यहां से यूएस जाकर के अपने आप की नौकरी करता है, या किसी दिल्ली के व्यक्ति को अगर बेंगलोर के अंदर कोई बड़ा पैकेज मिलता है, कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी के अंदर अगर उसको कार्य करने का अवसर मिलता है और वो बेंगलोर जाकर के शिफ्ट होता है, इसको अगर आप पलायन की दृष्टि से देखेंगे तो मेरे हिसाब से न्यायोचित नहीं है। पलायन वो है जब पेट भरने के लिए अपने घर बार, अपने परिवार छोड़ करके सहपरिवार लोग उठ करके और उन शहरों में जाएं या उन राज्यों में जाएं जहां उनको रोजगार की व्यवस्था होती है। मेरे हिसाब से पलायन की परिभाषा ये है। और आज मैं जो आपको कह रहा हूं, प्रियंका गांधी जी क्या कह रही हैं, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज
वो जो आज भी ये मान के चलिए कि सन 1960 के कार्य। हेलो जी हेलो जी, आवाज आ रही है निरंजन जी? मैं आदेश जी आपके पास आना चाहूंगी। निरंजन जी बोल रहे थे कि भूखे पेट को भरने से लेकर विकसित राष्ट्र तक की बातें इस संकल्प पत्र में कही गई हैं। और कल देखिए प्रियंका गांधी ने भी मुद्दा उठाया था बेरोजगारी का, पलायन का। क्या मान लिया जाए कि उन सवालों का जवाब भी संकल्प पत्र के जरिए दिया गया? चारुल जी, ये संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा है। सच बात ये है कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो वादे किए, एक वादा उसमें से पूरा नहीं किया। आज एक नई तरह के वादे करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हीं चीजों को तोड़ मरोड़ के रखा गया है, लेकिन एक भी चीज पूरी होती नहीं दिखती जो है। अभी पोदार जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में लिखा है वो कहां से पैसा लाएंगे। मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहता हूं, जब इस देश में आरटीआई लाए थे तब भी इन्होंने यही कहा था 2005 में आरटीआई के लिए पैसा कहां से लाएंगे। आरटीआई हमने पूरी तरह से इतना मजबूत देश को कानून दिया और उसी कानून के तहत कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ है। आरटीआई में उसका जवाब नहीं दिया गया, जबकि सरकार राजनीतिक पार्टियां चंदा ले रही थी। एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में गए और वहां से कोर्ट ने कहा कि लोगों को जानने का अधिकार है कि कौन सी पार्टी कहां से चंदा ले रही है। और इनके सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये देश के लोगों को जानने का अधिकार नहीं है। उसके बावजूद कोर्ट ने फैसला दिया और आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि किस तरह से इस सरकार ने ईडी के माध्यम से लोगों को डरा के, धमका के, काम के बदले पैसा लेके, और किस तरह से जो है सब स्टैंडर्ड की दवाई यहाँ जो पास नहीं हो रही थी उनसे चंदा ले लेके उन दवाइयों को भी पास किया और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया। ये तमाम चीजों मैं को आदेश जी आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ खेमचंद जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। खेमचंद जी, तमाम आरोप कह लीजिए, सवालिया निशान कह लीजिए, आदेश जी के द्वारा आपके संकल्प पत्र पर खड़े किए जा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद जी। देखिए, आदेश जी को तो ये काम दिया गया है जो हमारे संकल्प पत्र पे सवाल खड़े करें, और उन्होंने कुछ किया नहीं। उन्होंने 65 साल में कुछ किया नहीं, आज भी वो वायदे कर रहे हैं। हम लोगों ने जो 2014 में कहा, 2019 में कहा, वो करके दिखाया। अब जो युवाओं की एस्पायरेशंस हैं उसको पूरी करेंगे, युवाओं की जो उम्मीद है उसको पूरी करेंगे। युवाओं की उम्मीद हमारा संकल्प है, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वो दोहराया है। और आने वाले समय में इंडस्ट्री 4.0, आने वाले समय में जो फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटी है उसके लिए हमारा देश रेडी रहे, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया है। हम 3 तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आने वाले समय में भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगा और भारतीयों को एक बेटर अपॉर्चुनिटी देने का काम करेगा। हमारी सोच है कि हम लोग कॉमन सिविल कोड इम्प्लीमेंट करें ताकि एक कानून रहे, सभी माता बहनों को विशेषकर बराबरी का अधिकार मिले, बराबरी का उनको रहने का हक मिले, और एक कानून से जो बहुत सारी समस्याएं देश में हैं वो सॉल्व हों। और आपने देखा आयुष्मान भारत कार्ड की जो सक्सेस है, 32 करोड़ से ज़्यादा कार्ड बन चुके हैं, 6.5 करोड़ से ज़्यादा लोग उसका लाभ ले चुके हैं, हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। उस लाभ को अभी 70 साल से ऊपर वाले सभी बुजुर्गों को देने का काम हम इस संकल्प पत्र के माध्यम से आने वाली सरकार में करेंगे। वो किसी भी कैटेगरी से आते हैं, किसी भी आय कैटेगरी से आते हैं, उन सबको लाभ मिलेगा। ट्रांसजेंडर को भी आयुष्मान भारत कार्ड के तहत हम शामिल करेंगे। आने वाले समय में हम किसानों को और मजबूत करेंगे, किसानों को आधुनिक मंडी प्रोवाइड करने का काम करेंगे, और जो मछली पालक हैं, पशुपालक हैं, उनको भी तो किसान फसल बीमा है उसी की तरह पे उनको भी बीमा देने का काम किया गया है कि जब वो लोन लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो अगर उनकी मछली पालन में या पशुपालन में कोई दिक्कत आती है खेमचंद जी, आप तो नहीं जुड़े थे तब आदेश जी बहुत सारी बातें बोल रहे थे, कह रहे थे कि ट्रेन में छूट मिलती थी पहले बुजुर्ग नागरिकों को, वो अब आप लोगों ने बंद कर दी है। सिलेंडर 450 रुपए देने की बात आपकी, 400 रुपए देने की बात आपकी कही गई थी। जब गहलोत सरकार हुआ करती थी 450 वो दे रही थी, आपने कहा था आप 400 देंगे, जो अब 1000 रुपए मिल रहा है। ऐसे सवाल भी उठाए गए थे आदेश जी द्वारा।
नहीं, ये कि देखिए ये नकारात्मक बातें करते हैं। हम सब जानते हैं जो नॉन सब्सिडाइज्ड सिलेंडर है 1250 का आता था। आज आप देखेंगे तो वो जो नॉन सब्सिडाइज्ड सिलेंडर है आज पहले से सस्ता है। और रही सब्सिडाइज्ड सिलेंडर की बात, जो जनधन अकाउंट होल्डर हमारी माता बहनें हैं उनको होली दिवाली हम फ्री देने का काम कर रहे हैं। उनको एडिशनल 300 रुपए सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लॉन्ग टर्म के लिए हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के ज़माने में गैस कनेक्शन के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, पैसे देने पड़ते थे, मिन्नतें करनी पड़ती थी, एमएलए एमपी से सिफारिश करनी पड़ती थी। और जो चाहते होते थे उन्हीं को मिलता था, उसके अलावा सबको कनेक्शन भी नहीं मिलता था। आज हम लोगों ने एजेंसीज को, जो गैस एजेंसीज हैं, उनको लोगों तक पहुँचाया है। वो लोगों के घर जाके कनेक्शन दे रही हैं, चूल्हा दे रही हैं और अच्छे ईंधन देने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। जितनी भी गरीबों की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की व्यवस्था आयुष्मान भारत के कार्ड के तहत हम लोगों ने पूरी की है। कोई भूखा ना सोए, उसके लिए जो अन्न योजना है वो लगातार 5 साल जारी रहेगी। 25 करोड़ लोगों को हम लोगों ने महागरीबी से बाहर निकाला है। अब 1% से कम महागरीबी में भारत में लोग रहते हैं। पहले वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा थी। आज युवाओं को मौका देने के लिए हम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेंगे, रोबोटिक्स पे काम करेंगे, ताकि आने वाले भविष्य में हमारे जो युवाओं को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सके। स्पेस में हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार स्पेस और स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा फोकस रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम युद्ध स्तर पे इम्प्रूव करेंगे, ये आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विज़न है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को जब मजबूत करेंगे तो तीनों तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, हमारी जो कल्चर है उसका संवर्धन होगा, कल्चर का एनरिचमेंट होगा। जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की वजह से इन्होंने कुल हमारी मिलाकर कल्चर आप कह सकते हैं और आप ये कहना चाहते हैं कि हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, विपक्ष चाहे कुछ भी कह ले। मैं चर्चा आगे जारी रहूंगी, लेकिन अभी एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। संकल्प पत्र पर बीजेपी की चर्चा की जा रही है। आदेश जी, आप तमाम सवाल उठा रहे थे, क्या आपको आपके सवालों का जवाब मिला? क्योंकि खेमचंद जी कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात की जा रही है, बुलेट ट्रेन का जिक्र किया गया है, स्पेस टेक्नोलॉजी का जिक्र किया गया, टूरिज्म का जिक्र किया गया। यानी खेमचंद जी तो ये कह रहे हैं कि हर वर्ग को छूने की कोशिशें की गई हैं, विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाने की कोशिशें संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी कर रही है। इसका प्रमाण सहज मिल जाता है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, कोई हवाई जहाज सरकार पे नहीं है लेकिन मंत्रालय है। और जब बालाकोट के अंदर ट्रेन एक्सीडेंट होती है, 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है, किसी का बेटा उसमें था, किसी की पुत्री उसमें थी, किसी के माँ बाप उसमें थे, और वो हिंदुस्तान के किसी कोने से बालाकोट पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, तो लोगों को हवाई जहाज का टिकट भी मुयस्सर नहीं हो रहा था और 70 हजार रुपए का हवाई जहाज का टिकट वहां पे मिला। ये इस तरह की सरकार है। जब दुख में और परेशानी में को अपने माता पिता के पास पहुंचना चाहता था, उनकी मदद करना चाहता था, तो इस सरकार ने जो है इस तरह से उन लोगों को लुटवाया कि 70 हजार रुपए तक का लोगों को हवाई जहाज का टिकट खरीदना पड़ा। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि किस तरह से 55 साल से ज्यादा आयु की महिलाओं को रेलवे में आधा टिकट मिलता था, आधे पैसे में। किस तरह से 60 साल के बुजुर्गों को रेलवे में आधे पैसे में टिकट मिलता था। किस तरह से 12 साल तक के बच्चे को आधे पैसे में पूरा बर्थ मिलता था और रेलवे खुशहाल था, घाटे में नहीं था। लेकिन इन्होंने तमाम वो जो सुविधाएं थी उनको छीन लिया। किस तरह से कोरोना के समय में सारे देश का बेहाल हुआ, किस तरह से लोग अपने गांव तक पहुंचे। इस सरकार ने ना कोई हवाई जहाज दिया, ना कोई ट्रेन दी, ना कोई सुविधा दी। जब वो सड़कों पे नंगे पे पैदल जा रहे थे तो उनको सड़कों पे पीटा गया। जब वो रेल की पटरियों पे गए तो रेल की पटरियों पे उनको पीटा गया। और जब वो नदी और नहरों के साथ साथ गए तब भी उनको प्रताड़ित किया गया। और उनका कहना था कि खाली पेट नंगे पांव कैसे लौटे हम अपने गांव। ये उस समय पे स्लोगन था। लेकिन इस गूंगी और बहरी सरकार को किसी का दर्द नहीं दिखता था। किस तरह से लोगों के पैरों में छाले पड़ गए, किस तरह से लोगों के पैरों में खून निकल रहे थे। अगर उनकी कोई चप्पल पहना के मदद कर रहा था, अगर उनको कहीं कोई खाना खिला रहा था, कोई पानी पिला रहा था, तो इस सरकार ने उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए और कई लोगों को जेल में बंद किया। जब हम सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के लोगों ने पूरी की पूरी ट्रेनों के पैसे भरे
और कहा कि इन लोगों को इनके गांव तक ट्रेन से भेजा जाए, तो ट्रेन 7-7 दिन में पहुंची थी और ट्रेन के अंदर किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी। एक व्यक्ति की मृत्यु ट्रेन के अंदर 7 दिन में सफर करने में हो गई थी खाली पेट। ये देश ने देखा है। तो सिर्फ इनकी करनी और कथनी में जो अंतर है वो भारत के लोगों ने देख लिया है। अभी खेमचंद जी कह रहे थे कि 1% से भी कम गरीब लोग रह गए हैं। तो फिर ये 80 करोड़ लोग कौन हैं जिनको सरकार को 5 साल तक राशन देना पड़ रहा है? ये गरीब हैं या ये अमीर हैं? अगर 1% लोग गरीब रह गए तो फिर 80 करोड़ लोगों को जो राशन भी नहीं खरीद सकते अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, तो ये कौन वो लोग हैं कि जो राशन भी नहीं खरीद सकते? कौन सी श्रेणी में आते हैं ये खेमचंद जी बता दें। लेकिन ये सिर्फ जो है इन गरीबों के से मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि निरंजन जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। निरंजन जी, इस मुस्कुराहट की वजह क्या है? अगर हम देखें तो कुछ लोगों की कैसेटें वहीं अटकी हुई हैं, यानी कि सन 1937 की कैसेट आज भी लोग बजाई जा रहे हैं। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, जिसको कहते हैं एक रचनात्मक विपक्ष की अगर बात करें तो आदमी कहीं ना कहीं, आप मेरे हिसाब से उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और उसकी स्वीकारोक्ति भी बढ़ती है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि आप केवल और केवल लांछन, या यूं कहें कि केवल और केवल आप एक, जिसको कहते हैं कुर्ता खींचने वाला काम, अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं कि आपने देखा होगा कि चाइना के मुद्दे के ऊपर कितनी बार राहुल गांधी जी ने भारत की सरकार का कुर्ता खींचा, लेकिन कभी राहुल गांधी जी ने यह नहीं बताया कि अब जब चाइना बदमाशी के ऊपर उतरा हुआ है और भारत सरकार को अब क्या करना चाहिए, चाइना के ऊपर आक्रमण कर देना चाहिए या घुटनों के बल पे बैठ करके उसके सामने गिड़गिड़ बिना डरे हुए गिड़गिड़ाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता क्या है कि केवल समस्या दिखा देना, समस्या के साथ अगर आप समाधान भी बताते हैं तो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका होती है, लेकिन केवल समस्या बताना रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं। दूसरी बात देखिए, आदेश भारद्वाज जी, मैं तो एक ही बात जानता हूं कि जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों के अंदर जो काम हुए, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा देश अब खुशहाल हो गया है, सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि ये थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, और हमारे यहाँ कहा जाता है ये दिल मांगे मोर। अगर किसी व्यक्ति को कुछ मिलता है तो उसकी अपेक्षाएं और उससे आगे बढ़ती है, उसकी अपेक्षाएं कम नहीं होती है। और रही बात जिस तरीके से विकास की बात करें तो देखिए, चाहे आप सड़कों पे जाइए, सड़कों का विकास, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाइए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास, आप शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, शिक्षा के क्षेत्र में विकास, और रोजगार की अगर बात करते हैं तो चारुल जी, हो सकता है आज भी देश के अंदर बहुत सारी बेरोजगारी का आलम हो, लेकिन आपको ये भी चीज समझनी चाहिए कि जिस तरीके से 13 करोड़ लोग अगर ईपीएफओ के अंदर एक्स्ट्रा रजिस्टर्ड हुए, तो वो ईपीएफओ में तभी रजिस्टर्ड होता है जब उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई किसी प्रकार की प्राइवेट, सरकारी या कोई भी प्रकार की उसको नौकरी मिलती है। तो इसका मतलब ये कि भाई 13 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार भी मिला है। उसके बाद में स्वरोजगार की भी बात है, और उसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, यानी कि गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके अंदर भी मेरे ख्याल इंप्रूवमेंट आया होगा। रही बात किसानों की, चारुल जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि एक बार आप गूगल करिए 2014 से पहले पूरे भारत के अंदर किसानों की आत्महत्या की क्या संख्या थी, और आज 2024 में भारत में किसानों के आत्महत्या की कितनी संख्या है आज लगभग। वैसे मैं पहले आपको बता दूं कि एक भी व्यक्ति की हत्या या आत्महत्या या एक भी व्यक्ति के प्राण जाना बहुत दुखदाई है और बहुत पीड़ादायक है, लेकिन फिर भी अगर हम उस चीज को देखेंगे तो आज गुणात्मक रूप से, यानी कि 1/3 संख्या आकर के वो रुक गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों के उस जीवन स्तर के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आया होगा। और मैं आपको फिर बार बार यही कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होता कि कहीं कोई चीज जाकर के संपूर्ण, यानी कि इसके अंदर फुल स्टॉप, अब किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं होता। लेकिन आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक, जिसको कहते हैं संकल्प पत्र, और एक राष्ट्र को समग्र राष्ट्र को ध्यान में रख करके संकल्प पत्र, और ये सारी की सारी चीजें, तब मैं कह रहा हूं चारुल जी, इनका महत्व और तब बढ़ जाता है जब आप देख रहे होंगे कि लगातार पिछले 5 वर्षों से कोई ना कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय या कोई
प्राकृतिक आपदा इस दुनिया को घेरे हुए है, चाहे उसके अंदर यूक्रेन रशिया का युद्ध देखिए, चाहे उसके अंदर जिस तरीके से विश्व के अंदर एक अशांति का माहौल देखिए, चाहे उसके अंदर कोरोना का लेकिन उसके जिस तरीके बावजूद से आप ये 2-2.5 कहना चाह साल रहे हैं कि देश स्थिर तौर पर खड़ा है और जिक्र प्रधानमंत्री भी कोरोना के दौर का करते हैं और किस तरह भारत ने उस स्थिति में भी न सिर्फ देश को संभाला बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भूमिका निभाई थी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त की बहुत कमी है। निरंजन जी, आदेश जी, खेमचंद जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।